साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम क्लास 12 केमिस्ट्री में पी ब्लॉक के अंतर्गत सल्फ्यूरिक अम्ल देखेंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल जिसका सूत्र होता है H2SO4। क्या होता है? H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल को आयल ऑफ विट्रियल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयल ऑफ विट्रियल। तो बनाने की विधि देखते हैं। बनाने की विधि में मुख्यतः हमारे पास दो प्रकार की विधियां हैं। पहली है संपर्क विधि और दूसरी है लेडकच्छ विधि। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम संपर्क विधि देखेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल के भौतिक रासायनिक गुण देखेंगे और इसके उपयोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल किस प्रकार बनता है। संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के लिए हम लोग सिद्धांत लिखते हैं। सिद्धांत जो हमारा होता है 3 चरणों में कंप्लीट होता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने का जो सिद्धांत है संपर्क विधि से ये 3 चरणों में यानी कि 3 स्टेप में कंप्लीट होगा। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की मुख्यतः हमारे पास 3 स्टेप हैं, प्लस इसमें एक स्टेप हम लोग लास्ट में और ऐड करते हैं। जब जल के साथ अपक्रिया कराते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल लास्ट में हमें प्राप्त हो जाता है। इसमें फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में होता क्या है? सल्फर जो होता है ऑक्सीजन से अपक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। तो फर्स्ट स्टेप में सल्फर हमारे पास है। ये सल्फर ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके क्या बना देगा? SO2 बना देगा, जिसे हम बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। जिसे क्या बोलते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? सल्फर ऑक्सीजन से अपक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बना देगा। इसके बाद हमारा स्टेप सेकंड स्टार्ट होता है। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं? जो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड बन गया है इसकी वायु से, वायु का मतलब ऑक्सीजन से अपक्रिया करके हम लोग सल्फर ट्राइऑक्साइड बना देते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हमारा सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, सेकेंड स्टेप में सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड की अपक्रिया ऑक्सीजन से कराएंगे तो क्या बन जाएगा? सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाएगा। यहाँ पर 2 से गुणा कर लेते हैं। 2 सल्फर और 2 दूनी 4 ऑक्सीजन यहाँ पर हमारे पास हो गए हैं और 2 ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पर हैं। सल्फर हमारे पास 2 है तो यहाँ पर बना है 2SO3, यानी यहाँ भी सल्फर हमारे पास कितने हैं? 2 हैं और ऑक्सीजन हमारे पास 3 दूनी 6 हैं। ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं? 6। तो हमारी रासायनिक अपक्रिया जो है संतुलित हो गई है, क्योंकि सल्फर हमारे पास 2 हैं और ऑक्सीजन कुल मिला के कितने हो गए हैं? 6 हो गए हैं। तो सेकेंड स्टेप में क्या बनता है? सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। इसके बाद थर्ड स्टेप स्टार्ट करते हैं। जो हमारा स्टेप नंबर 3 है इसमें क्या होता है? जो सल्फर ट्राइऑक्साइड बना है, सल्फर ट्राइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अपक्रिया कराते हैं। किसके साथ? सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, यानी कि H2SO4 के साथ अपक्रिया कराते हैं, जिससे सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है बनी हुई सल्फर ट्राइऑक्साइड को, इस सल्फर ट्राइऑक्साइड को अवशोषित कर लेता है और सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि ओलियम का निर्माण करता है। तो थर्ड स्टेप में क्या होगा? सल्फर ट्राइऑक्साइड जो होगा सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अपक्रिया करके ओलियम बनाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल हमारे पास पहले से होना चाहिए। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के लिए संपर्क विधि में हमारे पास पहले से सल्फ्यूरिक अम्ल होना चाहिए। तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो होगा सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ अपक्रिया करके ओलियम बनाएगा और इसके बाद इस ओलियम की जल से अपक्रिया करा देंगे तो सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4, इसकी अपक्रिया सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ कराई गई है तो ओलियम यानी H2S2 क्या बन जाएगा? S2 और O7 बन जाएगा, जिसे हम लोग बोलते हैं ओलियम। जिसे क्या बोलते हैं? ओलियम। ओलियम का सूत्र होता है H2S2O7। अगला स्टेप नंबर 4 है हमारा। स्टेप नंबर 4 में क्या होता है कि ओलियम की जल के साथ अपक्रिया कराते हैं। किसके साथ? जल की साथ अपक्रिया कराते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण होता है। जो हमारा ओलियम है H2S2O7, इसकी अपक्रिया जल के साथ कराएंगे तो 2 सल्फ्यूरिक अम्ल के अणु प्राप्त हो जाएंगे, यानी कि H2SO4 के 2 अणु प्राप्त होंगे। तो ओलियम जल के साथ अपक्रिया करने पर सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। तो ये हमारा है सल्फ्यूरिक अम्ल का सिद्धांत। सिद्धांत जो है 4 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहले स्टेप में सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? सल्फर डाइऑक्साइड। सेकेंड स्टेप में सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। थर्ड स्टेप में ओलियम का निर्माण होता है। किसका? ओलियम का। और फोर्थ स्टेप में सल्फ्यूरिक अम्ल हमें प्राप्त हो जाता है। तो ये हमारा 4 स्टेप में अपक्रिया होती है। चलिए देखते हैं विधि क्या है।
आगे हम संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की विधि देखेंगे। तो जो विधि होती है ये भी हमारे कई सारे चरणों में कंप्लीट होती है। तो चलिए पहले फिगर से समझते हैं। यह है फिगर हमारा संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने का। इसमें होता क्या है, इसमें एक पायराइड बर्नर होता है। ये वाला कक्ष जो होता है हमारा कहलाता है पायराइड बर्नर। इसमें सल्फर जो है पहले से उपस्थित होती है, बाहर से इसमें ऑक्सीजन प्रवाहित करते हैं और इसी कक्ष में सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण हो जाता है। तो दूसरा कक्ष हमारा है धूल कक्ष। तीसरा जो हमारा है कूलर आएगा। अगला कक्ष होगा हमारा धावन कक्ष। इसके बाद अगला हमारा शुष्कन कक्ष, ये कहलाएगा आर्सेनिक कक्ष। यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब होता है और ये वाला कक्ष कहलाएगा हमारा परिवर्तक कक्ष और इसके बाद है अवशोषक कक्ष। तो चलिए देखते हैं विधि क्या है। सबसे पहले हमारा पायराइड बर्नर हेडिंग पड़ेगी। इसके अंतर्गत क्या होता है, इस कक्ष में हम लोग वायु को प्रवाहित करते हैं जिससे यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर सल्फर पहले से उपस्थित है, बाहर से वायु प्रवाहित करेंगे तो इस कक्ष में सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड को हम लोग धूल कक्ष में भेजते हैं। जो संपूर्ण गैसीय मिश्रण है इसे हम लोग कहाँ भेजते हैं, धूल कक्ष में भेजते हैं और इस धूल कक्ष में ऊपर से हम भाप प्रवाहित करते हैं। भाप प्रवाहित करने से होगा क्या, जो अशुद्धियों के कण हैं वो भारी होकर के नीचे बैठ जाते हैं और इस संपूर्ण गैसीय मिश्रण को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ये संपूर्ण गैसीय मिश्रण जो होता है अत्यधिक गर्म होता है, इसलिए इसे कूलर में भेजते हैं। ये हमारा कूलर कहलाता है। कूलर में होता क्या है, इस गैसीय मिश्रण का ताप बहुत अधिक होता है जिसे कम करने के लिए इसे कूलर में प्रवाहित करते हैं जिससे इसका ताप कम हो जाता है। फिर इस गैसीय मिश्रण को धावन कक्ष में भेजते हैं। कहाँ पर भेजते हैं, धावन कक्ष। ये हमारा कहलाता है धावन कक्ष। इस कक्ष के निचले सिरे से, कहाँ से, निचले सिरे से संपूर्ण गैसीय मिश्रण को प्रवाहित करते हैं और ऊपरी सिरे से जल गिराते हैं। आप लोगों को दिख ही रहा होगा, ऊपरी सिरे से क्या गिराते हैं, जल गिराते हैं, जिससे होता क्या है, जो अशुद्धियाँ होती हैं वो दूर हो जाती हैं। लेकिन जो गैसीय मिश्रण है इसमें नमी आ जाएगी क्योंकि ऊपर से जल गिराया गया है। तो नमी को दूर करने के लिए फिर इस गैसीय मिश्रण को कहाँ भेजेंगे, शुष्कन कक्ष में भेजते हैं। तो शुष्कन कक्ष में जो संपूर्ण गैसीय मिश्रण है इसे शुष्कन कक्ष के निचले सिरे से प्रवाहित करते हैं और ऊपर से हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल गिराते हैं। शुष्कन कक्ष के ऊपरी सिरे से क्या गिराते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल गिराते हैं। तो शुष्कन कक्ष में होता क्या है, जो सल्फ्यूरिक अम्ल गिराते हैं वह इसकी नमी को दूर कर देता है। नमी को दूर करने के बाद हमें शुष्क शुद्ध गैसीय मिश्रण प्राप्त होता है। शुष्कन कक्ष तक अभी जो हमारा गैसीय मिश्रण है वो सल्फर डाइऑक्साइड ही है। शुष्कन कक्ष से आर्सेनिक की अशुद्धियों को दूर करने के लिए इसे आर्सेनिक कक्ष में भेजते हैं। यहाँ पर फेरिक हाइड्रोक्साइड रखा हुआ होता है। फेरिक हाइड्रोक्साइड जो होता है इस आर्सेनिक की अशुद्धियों को अवशोषित कर लेता है और जो संपूर्ण गैसीय मिश्रण होता है वो आर्सेनिक की अशुद्धियों से दूर हो जाता है, यानी कि आर्सेनिक की अशुद्धियाँ उससे दूर हो जाती हैं। फिर इस गैसीय मिश्रण को हम लोग टेस्ट ट्यूब में भेजते हैं। यदि गैसीय मिश्रण जो है वो शुद्ध हो गया होता है तो यह क्रियाकलाप आगे प्रारंभ करते हैं, वरना इसी को हम फिर से रिपीट करते हैं। तो यदि गैसीय मिश्रण हमारा शुद्ध है तो फिर इसे हम लोग परिवर्तक कक्ष में भेजते हैं। कहाँ पर भेजते हैं, परिवर्तक कक्ष में। परिवर्तक कक्ष में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है किसका, सल्फर डाइऑक्साइड का सल्फर ट्राइऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है। तो परिवर्तक कक्ष में ही सल्फर डाइऑक्साइड से हमें क्या प्राप्त हो जाता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। फिर इस सल्फर ट्राइऑक्साइड को हम लोग कहाँ पर भेजते हैं, कौन से कक्ष में भेजेंगे, अवशोषक कक्ष के निचले सिरे से प्रवाहित करते हैं। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड को हम लोग अवशोषक कक्ष के निचले सिरे से प्रवाहित करते हैं और ऊपर से क्या गिराते हैं, ऊपर से सल्फ्यूरिक अम्ल गिराते हैं। और हमें पता है, हम लोग सिद्धांत में पढ़ चुके हैं कि जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अब क्रिया करके ओलियम का निर्माण करेगा, यानी H2SO7 बना देगा, ओलियम का निर्माण करता है। और इसके बाद इस ओलियम की हम लोग जल के साथ अब क्रिया करा के, इस ओलियम की जल के साथ अब क्रिया कराते हैं तो जो हमें प्राप्त होगा वो हमें सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। तो ये है हमारी पूरी विधि। तो चलिए देखते हैं।
पहली हेडिंग है हमारी पायराइड बर्नर। इस कक्ष में क्या होता है, वायु को प्रवाहित करते हैं और इसके अंदर क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, यानी सल्फर ऑक्सीजन से अपक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बना देता है। इसके बाद जो सेकंड कक्ष है वो है हमारा धूल कक्ष। धूल कक्ष में क्या होता है, संपूर्ण गैसीय मिश्रण को धूल कक्ष में भेजते हैं और ऊपर से भाप प्रवाहित करते हैं। ऊपर से क्या प्रवाहित करते हैं, भाप प्रवाहित करते हैं, जिससे जो अशुद्धियों के कण होते हैं वो भारी होकर के नीचे बैठ जाते हैं। इसके बाद जो अगला कक्ष है वो है हमारा शीतलक, जिसे हम लोग बोलते हैं कूलर। कूलर का प्रयोग क्यों करते हैं, तापमान को ठंडा करने के लिए, तो जिससे जो संपूर्ण गैसीय मिश्रण होता है इसका ताप कम हो जाता है। ताप कम हो जाने के बाद इसे हम लोग भेजते हैं धावन कक्ष में। तो धावन कक्ष में क्या होता है, धावन कक्ष के निचले सिरे से गैसीय मिश्रण को प्रवाहित करते हैं और ऊपर से क्या गिराते हैं, ऊपर से जल गिराते हैं, जिससे क्या होता है, अशुद्धियां दूर हो जाती हैं, परंतु इसमें नमी आ जाती है। नमी को दूर करने के लिए कहाँ भेजते हैं हम लोग, शुष्कन कक्ष में भेजते हैं। तो जो अगला पॉइंट हमारा है वो है शुष्कन कक्ष। तो संपूर्ण गैसीय मिश्रण में नमी आ जाने के कारण शुष्कन कक्ष में भेजते हैं और इसे शुष्कन कक्ष के निचले सिरे से प्रवाहित करते हैं और ऊपर से क्या गिराते हैं, शुष्कन कक्ष में हम लोग ऊपर से गिराते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, जिससे क्या होता है, संपूर्ण गैसीय मिश्रण शुष्क और शुद्ध हो जाता है। फिर इसे हम लोग आर्सेनिक कक्ष में भेजते हैं। आर्सेनिक कक्ष में क्या होता है, फेरिक हाइड्रोक्साइड रखा होता है। क्या रखा होता है आर्सेनिक कक्ष में, आर्सेनिक कक्ष में रखा होता है फेरिक हाइड्रोक्साइड। फेरिक हाइड्रोक्साइड जो होता है वो आर्सेनिक की अशुद्धियों को अवशोषित कर लेता है और संपूर्ण गैसीय मिश्रण को हम लोग टेस्ट ट्यूब में भेजते हैं। टेस्ट ट्यूब में क्या होता है, संपूर्ण गैसीय मिश्रण को टेस्ट ट्यूब में भेजते हैं। यहाँ पर प्रकाश की किरण को प्रवाहित करते हैं, जिससे शुद्धता का पता चलता है। यदि गैसीय मिश्रण शुद्ध है तो इसे आगे भेजते हैं और आगे से हम लोग कहाँ पर भेजेंगे, परिवर्तक कक्ष में भेजते हैं। परिवर्तक कक्ष जो हमारा है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। तो परिवर्तक कक्ष में क्या होता है, प्लेटिनम एस्बेस्टस, क्या लगा हुआ होता है, प्लेटिनम एस्बेस्टस अथवा वैनेडियम पेंटा ऑक्साइड उत्प्रेरक के रूप में रखा होता है। तो जो ये हमारा परिवर्तक कक्ष है इसमें प्लेटिनम एस्बेस्टस या फिर वैनेडियम पेंटा ऑक्साइड जो होता है ये उत्प्रेरक के रूप में रखा होता है। तो ये मेन रूप से हमें याद रखना है कि संपर्क विधि में उत्प्रेरक जो है कौन सा प्रयोग किया जाता है, वैनेडियम पेंटा ऑक्साइड प्रयोग किया जाता है। और किस कक्ष में प्रयोग किया जाता है, परिवर्तक कक्ष में। परिवर्तक कक्ष में ही जो सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड में परिवर्तित होता है, किसकी उपस्थिति में, वैनेडियम पेंटा ऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि परिवर्तक कक्ष में जो प्लेटिनम एस्बेस्टस या फिर कह सकते हैं वैनेडियम पेंटा ऑक्साइड जो होता है ये उत्प्रेरक के रूप में रखा होता है, जो क्या करता है, सल्फर डाइऑक्साइड को SO2 को किस में बदल देता है, SO3 में बदल देता है, यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड में परिवर्तित कर देता है। तो ये है हमारी अपक्रिया, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से अपक्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। सल्फर ट्राइऑक्साइड में परिवर्तित होने के पश्चात हम लोग क्या करते हैं, इसे कहाँ भेजते हैं, अवशोषक कक्ष में। तो अगला जो हमारा पॉइंट होगा वो हो जाएगा अवशोषक कक्ष। अवशोषक कक्ष में क्या होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड को निचले सिरे से और ऊपर से क्या गिराते हैं, ऊपर से सल्फ्यूरिक अम्ल गिराते हैं, जिससे किसका निर्माण होगा, ओलियम का। तो जिससे क्या होता है, ओलियम का निर्माण होता है। जो ओलियम होता है ये बाद में जल से अभिक्रिया करके, किसके साथ अभिक्रिया करके, जल से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण कर देता है। तो ओलियम जो है जल के साथ अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। तो ये हमारी अभिक्रिया है। पहले सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ करेंगे तो H2H2O7 यानी कि ओलियम बनना है। पहले क्या बनना है, ओलियम बनना है। अरे हाँ भरो सारे, पहले क्या बनना है, ओलियम बनना है। फिर इस ओलियम की जल के साथ अपक्रिया कराएंगे तो क्या बनना है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनना है। सल्फ्यूरिक अम्ल के 2 अणु प्राप्त होते हैं। तो ये है हमारी संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल। आगे देखते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल के भौतिक और रासायनिक गुण। तो भौतिक गुण में हमारा है सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है रंगहीन होता है। कैसा होता है, रंगहीन, कलरलेस होता है। तेल जैसा गाढ़ा पदार्थ होता है। तो जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है कैसा होता है, रंगहीन होता है,
तेल के जैसा गाढ़ा पदार्थ होता है। यह संक्षारक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग संक्षारक के रूप में भी होता है। यह वायु के साथ धुआं देता है। वायु के साथ क्या देता है? धुआं देता है। तो ये है हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल के भौतिक गुण। रासायनिक गुण देखते हैं, जिसमें पहला हमारा है वियोजन। वियोजन करने पर सल्फ्यूरिक अम्ल जो है H2O और SO3 में वियोजित हो जाता है। तो अब क्रिया किस प्रकार से होती है देखते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का हमारा सूत्र होता है H2SO4। H2SO4 जो है वियोजित हो जाता है, टूट जाता है किसमें? H2O और SO3 में टूट जाता है। तो ये हमारा बैलेंस अभिक्रिया है। S हमारे पास 1 है, इधर भी 1 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन हमारे पास 4 है। ऑक्सीजन यहाँ पर भी 1 और 3 4 है। तो जो हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल होता है ये जल और सल्फर ट्राइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। सेकेंड अभिक्रिया है सोडियम सल्फाइड के साथ अभिक्रिया। सोडियम सल्फाइड के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या बनेगा? तो सोडियम सल्फाइड का सूत्र होता है Na2SO3। क्या होता है? Na2SO3। तो जब Na2SO3 यानी सोडियम सल्फाइड की अभिक्रिया कराते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल से, यानी कि H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो क्या बनना है? सोडियम सल्फेट बनता है। क्या बनता है? सोडियम सल्फेट का निर्माण होता है। तो पहले हम लोग सोडियम सल्फेट ही निकाल देते हैं। सोडियम सल्फेट का सूत्र होता है Na2SO4। क्या बनता है? Na2SO4। तो यहाँ से हमारा Na2 अलग हो जाएगा, यहाँ से SO4 अलग हो जाएगा, तो Na2SO4 अलग हो चुका है। बचा हमारे पास है SO3 और H2 बचा है। क्या बचा है? SO3 बचा है और हमारे पास H2 बचा है। तो H2 एक ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके H2O बना देगा। क्या बना देगा? H2O बना देगा। तो यहाँ पर बचा क्या? अब हमारे पास SO2 बचा है। यहाँ से एक ऑक्सीजन तो जल के साथ निकल जाएगा ना, तो यहाँ पर क्या बचेगा? SO2। तो प्लस का हमारा SO2 मुक्त हो जाएगा। यह है हमारी अभिक्रिया कि सोडियम सल्फाइड के साथ अभिक्रिया करने पर सोडियम सल्फेट बनाता है। अगला देखते हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करने पर क्या बनता है। तो सोडियम कार्बोनेट जिसका सूत्र होता है Na2CO3। क्या होता है? Na2CO3। तो सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया जब कराएंगे सल्फ्यूरिक अम्ल की, किसकी कराएंगे? सल्फ्यूरिक अम्ल की, तो फिर से सोडियम सल्फेट ही बनना है। क्या बनना है? सोडियम सल्फेट ही प्राप्त होता है। तो हमारा सोडियम सल्फेट अलग हो जाएगा, Na2SO4 अलग हो जाएगा। यहाँ से Na2 निकल गया, यहाँ से SO4 निकल गया। Na2SO4 निकल गया तो क्या बनना है? H2O। यहाँ से जो हाइड्रोजन है इसका एक ऑक्सीजन लेगा और H2O बना देगा। क्या बना देगा? साथ में H2O बना देगा। तो बचा क्या? यहाँ पर हमारे पास C बचा और O2 बचा है, तो प्लस का CO2 मुक्त हो जाएगा। तो सोडियम सल्फेट बनना है। क्या बनना है? सोडियम सल्फेट बनना है। अगली रासायनिक अभिक्रिया है हमारी ऑक्सीकारक का गुण, यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया के लिए यह क्या करेगा। तो जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4 होता है, इसके अंदर ऑक्सीकारक का गुण पाया जाता है, यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया के लिए यह सल्फ्यूरिक अम्ल ही नवजात ऑक्सीजन देता है। होता क्या है? यहाँ से H2O अलग हो जाता है। क्या बनता है? H2O अलग हो जाता है और प्लस का हमारा SO2 बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। यहाँ से H2O अलग हो गया, SO2 अलग हो गया, बचा हमारे पास क्या? यहाँ पर एक ऑक्सीजन बच गया है। क्या बचा है? एक ऑक्सीजन। तो वो हमारा कहलाएगा नवजात ऑक्सीजन। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में हम लोग इसी नवजात ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। तो जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है इसके अंतर्गत ऑक्सीकारक का गुण पाया जाता है, क्योंकि यह हमें क्या देता है? नवजात ऑक्सीजन देता है। अगली रासायनिक अभिक्रिया है सक्रिय धातुओं से अभिक्रिया, कि जो हमारी धातुएं होती हैं इनके साथ हम सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया करा दे तो क्या बनेगा। जैसे कि हमारी धातु है पोटेशियम। जब पोटेशियम धातु की सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराए तो क्या बनना है। तो हमें पता है कि जो H2 होगा H2 प्लस का रहेगा और SO4 किसका होगा? माइनस। माइनस का SO4 पर डबल माइनस होते हैं, तभी ये दोनों आपस में जुड़ करके H2SO4 बनाते हैं, क्योंकि डबल माइनस के लिए डबल प्लस चाहिए और एक हाइड्रोजन पर एक प्लस, तो दो हाइड्रोजन पर कितने प्लस हो जाएंगे? 2 प्लस हो जाएंगे। तो हमारा H2SO4 बना है। इसलिए जब हमारा यहाँ से हाइड्रोजन मुक्त करेगा, विद्युत रासायनिक श्रेणी में हम पढ़ चुके हैं ना कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में अम्लों से, क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल एक प्रकार का अम्ल है, तो अम्लों से हाइड्रोजन को वही मुक्त करेगा जिसका स्थान हाइड्रोजन से ऊपर हो। तो पोटेशियम का स्थान हाइड्रोजन से ऊपर है, इसलिए यहाँ से H2 को हटाएगा। तो H2 को हटाने के लिए पोटेशियम पर एक प्लस
प्लस होता है यानी डबल प्लस होने चाहिए। तो यहाँ पर हम 2 से गुणा कर लेंगे तो 2 हमारे पास प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, K2SO4 बन जाएगा। हाइड्रोजन जो है मुक्त हो जाएगा, तो हाइड्रोजन हमारा अलग हो जाएगा। अगला हम लोग अब क्रिया कराएंगे मैग्नीशियम धातु के साथ Mg हमारा डबल प्लस होता है। Mg क्या होता है, डबल प्लस होता है। तो मैग्नीशियम की अब क्रिया जब H2SO4 के साथ कराएंगे तो क्या बनना है, सबको पता है कि हाइड्रोजन मुक्त होना है, तो हाइड्रोजन मुक्त कर देंगे। बचा क्या, हाइड्रोजन तो मुक्त हो गया, बचा है MgSO4। क्या बना है, MgSO4 बनना है, मैग्नीशियम सल्फेट बनना है। अगला इसी प्रकार से हम फेरस के साथ अब क्रिया करा दें। फेरस की अब क्रिया करा दें H2SO4 के साथ, तो क्या बनना है, सबको पता है कि धातु की अब क्रिया अम्ल के साथ कराएंगे तो हाइड्रोजन को मुक्त कर देगा। क्या करेगा, हाइड्रोजन को मुक्त कर देगा। परंतु हाइड्रोजन को वही मुक्त करता है जिसका स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर होता है। तो फेरस का स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर होता है, इसलिए यहाँ से हाइड्रोजन को हटा देगा। तो क्या बन जाएगा, FeSO4 बन जाएगा, फेरस सल्फेट प्राप्त हो जाता है। तो आप लोगों को रासायनिक अभिक्रियाएं क्लियर हो गई होंगी। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है उपयोग। तो उपयोग में पहला हमारा है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। कहाँ पर प्रयोग करते हैं, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में प्रयोग करते हैं हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल का, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में प्रयोग करते हैं। दूसरा है हमारा उर्वरक बनाने में, खाद बनाने में भी हम लोग प्रयोग करते हैं। तो अगला क्या हो जाएगा, उर्वरक बनाने में। तो उर्वरक बनाने में भी सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। थर्ड जो पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा निर्जलीकरण में। कहाँ पर, निर्जलीकरण में भी हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट हो जाएगा बैटरियों में। आप लोगों को पता होगा कि बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, किसका, बैटरियों में। तो बैटरियों में भी सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। जो पेट्रोल होता है उसके शोधन में भी किया जाता है। तो पेट्रोलियम के शोधन में, किसके शोधन में, पेट्रोलियम के शोधन में भी हम सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। तो ये हो गए हमारे सल्फ्यूरिक अम्ल के उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, उर्वरक बनाने में, निर्जलीकरण में, बैटरियों में और पेट्रोलियम के शोधन में करते हैं। आगे देखते हैं संरचना सूत्र। सूत्र क्या होता है, H2SO4 होता है। संरचना किस प्रकार से बनेगी सल्फ्यूरिक अम्ल की, चलिए देखते हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल की जो हमारी संरचना होती है वो किस इस प्रकार से बनती है कि सल्फर को हम लोग बीच में रखते हैं और चारों ओर हम लोग ऑक्सीजन को रख लेते हैं। चारों ओर क्या रखते हैं, ऑक्सीजन को। तो S हमारा O4 हो गया और हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं यहाँ पर। तो इसके बीच में हमारा जो है सिंगल बंध बन जाता है और इनके बीच में भी हमारा सिंगल बंध और यहाँ पर उपसह संयोजी बंध बनते हैं। तो ये हमारी संरचना होती है सल्फ्यूरिक अम्ल की, H2SO4 की ये हमारी संरचना होती है। तो आप लोगों को सल्फ्यूरिक अम्ल जो है कंप्लीट रूप से क्लियर हो गया होगा कि सल्फ्यूरिक अम्ल है क्या, इसके भौतिक रासायनिक गुण क्या होते हैं, इसका उपयोग कैसे करते हैं, इसका संरचना सूत्र क्या होता है। थैंक यू।